ओके। सो आप देखो अल्केन बनाने के मेथड्स में, जैसा मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, रिडक्शन। तो आप इथीन ले लिए, H2 ले लिए, तो ये देखो रिडक्शन हो जाएगा। और ये पाई बॉन्ड टूट करके बेटा क्या बन जाएगा, सिग्मा। अब देखो यहाँ पे प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल सब ले सकते हैं, है ना। वैसे ही यहाँ पे भी आप यूज कर लोगे तो ये अल्काइन से पहले अल्कीन बनता है और फिर उसके बाद फर्दर रिड्यूस होकर के यहाँ पहुंच जाएगा। ओके। उसके बाद अल्काइल हैलाइड से भी मैंने आपको बताया था कि अगर RCl रहे और अगर आप जिंक H+ मीडियम में लेते हो तो ये हाइड्रोजन इवॉल्व करता है H2, जो कि काफी एक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो ये क्लोरीन को रिप्लेस करके ये CH4 बनाता है। तो अल्काइल हैलाइड से ऐसे बनेगा। अल्कीन एंड अल्काइन से सीधा रिडक्शन करा के बनने वाला है। उसके बाद आपको याद होगा मैंने वुड्स रिएक्शन आपको पढ़ाया था, याद है सबको? यस सर। वुड्स रिएक्शन। तो उस वुड्स रिएक्शन में देखो एक मेथड लिखा हुआ है कि CH3 2 सोडियम BrCH3 एंड ड्राई ईथर ले लो, तो ये सीधा कपलिंग हो जाता है। ओके। फिर आपको याद है मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आपको मेथड बताया था, नाम क्या था उसका, डीकार्बोक्सिलेशन बाई सोडा लाइम। याद आ रहा है? यस सर। ये आप अगर नोट्स पढ़ोगे तो मैंने कुछ भी अ, ऐसा नहीं है जो आपको मैकेनिज्म वाली कोई भी चीज नहीं छोड़ी, आपको पूरी पूरी चीज बताई। बस थोड़ा आपको उस ऑर्डर में समझना पड़ेगा, तभी मजा है। तो अब याद करो, इसके अलावा एक और मैंने बताया था, इसमें तो डायरेक्ट हीटिंग करते हैं, होता क्या है आपको याद है ना, यहाँ से ये पूरा CO2 निकल करके हाइड्रोजन बस लग जाता है यहाँ पे, तो देखो CH4 बन गया। ठीक है, मैंने मैकेनिज्म भी समझाया था, कार्बन आयन मैकेनिज्म से जाता है। तो देखो आप बुक में बहुत शॉर्टकट में दिया हुआ है चीज, राइट, कुछ भी डिटेल में नहीं दिया है। क्वेश्चन मैकेनिज्म पे आ गए तो आप इससे आंसर नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप देखो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, याद है? ये भी हमने सीखा था। एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे, बोलो बच्चों, अग्री करते हो? यस ध्यान आ- सर। चलो ग्रेट। तो ये भी है। इसके बाद देखो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके बारे में कि भाई अल्केन्स कैसे मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके बारे में, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, उनमें नेचर क्या है अलग अलग चीजों के। तो वो देखते हुए अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो अल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर, क्योंकि आप देखो इसमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स हैं और कार्बन हाइड्रोजन में कहने के लिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप होता है, बट वो बहुत नॉमिनल सा होता है। तो इस वजह से आप ऑलमोस्ट नॉन पोलर ना। और क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन दोनों ही बॉन्ड ठीक ठाक स्ट्रांग होते हैं, तो वेरी लिटिल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे पोजेस वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेज। आपको याद होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स में अगर आप ध्यान से देखो तो डाइपोल 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 का एक वेरी स्पेशल कैटेगरी कौन सा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद है? जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन से अटैच हो जाए तो ऐसे हाइड्रोजन पे इनफ पोलैरिटी आ जाती है जिससे कि ये दूसरे यूनिट से ये ज्वाइन कर सकता है अपोजिट एंड से। याद है बच्चों? और ये जो स्पेसिफिक अट्रैक्शन है ये कोई स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, वॉन्डरवॉल का ही एक टाइप है, लेकिन इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और ये जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल में आता है तो इससे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है। तो याद होगा मैंने आपको बॉन्डिंग में ये सिखाया था कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। और ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये प्रोपोर्शनल किसके होता है, मॉलिक्यूलर वेट के। सरफेस एरिया इन कांटेक्ट, याद आ रहा है बच्चा? यस सर। और ये प्रोपोर्शनल किसके होता है, मैंने बताया था कि पोलराइजेबिलिटी के भी, है ना। और किसके प्रोपोर्शनल है तो मैं सबसे ऊपर लिखूंगा एच बॉन्डिंग। पर एच बॉन्डिंग लिखने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी का कंपैरिजन किसी से करने लग जाओ।
कहने का मतलब जैसे H2O और अमोनिया और HF, ये सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो अगर इनके नीचे वाले मेंबर यानी H2S सेम ग्रुप मेंबर, HCl, HBr, अगर इन सब में तुलना करोगे बेटा तो HF का सबसे ज्यादा हो जाता है, जबकि ऑर्डर होना ऐसे चाहिए था, बट HF सबसे ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही H2SE, H2TE में देखो तो मॉलिक्यूलर वेट से डाउन द ग्रुप इंक्रीज करना चाहिए, बट वाटर सबसे अधिक हो जाता है क्योंकि इनमें H बॉन्डिंग। ध्यान आ रहा है? तो इसलिए एच बॉन्डिंग को सबसे ऊपर रखना है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा भी है कि जो लोअर मेंबर है जिनके मॉलिक्यूलर वेट लो है, वो सब कैसे हैं? गैस फॉर्म। देखो, दे पोजेस वीक बॉन्ड वॉल फोर्सेस, ड्यू टू द वीक फोर्सेस द फर्स्ट फोर मेंबर C1 to C4 आर गैसेस। अरे बात समझ में? यानी मिथेन से लेके ब्यूटेन तक सब क्या है? गैस। आगे बात समझ में बेटा? बोलो। और देखो 5 से लेकर के 17 तक के बारे में क्या लिखा हुआ है? लिक्विड्स। एंड आप देख लो, कार्बन अगर बहुत ज्यादा करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट ठीक ठाक बढ़ जाएगा। एंड दैट्स, आई मीन 18 एंड अबव कार्बन को क्या बोला है इन्होंने? सॉलिड ना। तो 5 से 17 तक लिक्विड है, 1 से लेके 4 तक गैस। ठीक है, चल। और बाकी ये जनरल चीजें हैं, इनमें आप अ, थोड़ा सा भी रीडिंग लगा लोगे तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। ऐसे जैसे कंसेप्ट से रिलेटेड मैंने सारा पहले ही आपको डिस्कस कर दिया है ना। उसके बाद याद करो, मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था, याद है? उनमें सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन, एडिशन, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, रेडिकल एडिशन, ये सब का कैटेगरी मैंने आपको बताया था। देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरल यहाँ पे लिखा है, आपको याद है? इसका मैकेनिज्म के साथ हम लोगों ने डिस्कशन किया था, याद है? चेन प्रोपोगेशन, इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन। बच्चों याद आ रहा है? Am I audible यस everyone? सर। यस सर। अच्छा, जब भी आप एनसीईआरटी रीडिंग लगाते हो तो मेक श्योर कि ये जो टेबल में चीजें दी हुई है ना, इनको एक बार आप एनालिसिस करो। जैसे मिथेन, इसका देख लो, 111 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब आप बोल सकते हो कि तकरीबन तकरीबन आ, ये आप समझ लो कि 273 इज व्हाट, 0 डिग्री सेल्सियस। आप 111 केल्विन का मतलब आप समझ रहे हो? माइनस में चला गया टेम्परेचर, वो भी -100 डिग्री से भी नीचे चला गया ये। इनफैक्ट -150 से भी नीचे चला गया। तो जा करके ये आप सोचो कि उतना लोअर टेम्परेचर पे भी ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये टेबल देखने से आपको बिल्कुल आइडिया लगेगा। याद करो, C4 तक इसमें दिया था कि गैस है, आप देखो 272 है बेटा। 273 इज क्लोज टू 0। और 0 डिग्री सेल्सियस से पहले ही ब्यूटेन इवापोरेट हो चुका है, क्योंकि इसका 272.4 है। तो आप इमेजिन करो ये रूम टेम्परेचर पे कैसा है? गैस है। उसके बाद देख लो 261। अब इसमें आइसोमर बना लिया ब्यूटेन का। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि ये दो आइसोमर में, मैं देखना चाहता हूँ आपको ध्यान में कर, सी बोथ आर ब्यूटेन, द डिफरेंस इज, कौन बताएगा इसका नाम क्या है जो मैं दूसरा लिख रहा हूँ? कॉमन नेम, दिस इज ब्यूटेन, एन ब्यूटेन बोलते हैं, इसका नाम बताओ। आईयूपीएसी नहीं, कॉमन है। आइसोब्यूटेन। वेरी गुड, इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं। ऐसे ही पेंटेन में 3 फॉर्म्स आर देयर, याद है? एक ये फॉर्म है, एक और फॉर्म,
तो ये इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ कॉमन नेम, और इसका नाम। तो बच्चों हमेशा याद रखना, जो नॉर्मल सीधा सीधा चेन रहता है, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करके उसको एन पेंटेन है तो पेंटेन। और अगर एकदम से सेकंड 1 2 3 अगर नंबरिंग कर लो, तो इनमें नंबर 2 पे अगर CH3 आ जाए तो इसको बोलते हैं आइसो। और लास्ट नियो पेंटाइल। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ सोचने के लिए, आप सोच के बताना इनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, और वो भी क्यों। आप सोचो और फिर आंसर सोचो और फिर। सही, आई बिलीव आपने क्लास में भी बताया था। हाँ बताया था, ये मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान दो। बोलो बेटा। सर सबसे ज्यादा एनपेंटेन का होगा। यस सर, उसके बाद आइसो, उसके बाद नियो। सबसे ज्यादा एनपेंटेन, और ऐसा क्यों। सरफेस एरिया। सरफेस एरिया उसका सबसे ज्यादा है। सरफेस एरिया सबसे ज्यादा, बिल्कुल सही। बेसिकली ये है कि अगर ऐसा लीनियर चीज रहेगा तो आप अगर उनको एक जगह रखते हो तो इनके बीच में ज्यादा कांटेक्ट होने के चांसेस है, और जितने ज्यादा स्मॉलर स्मॉलर कांटेक्ट पॉइंट बनते हैं उतने ही वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन अच्छा होता है, और उसी हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तो सबसे कम इसका होगा। तो उसी तरीके से बेटा ये दोनों में बताओ, ये दोनों में ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन में किसका बॉइलिंग पॉइंट कम या ज्यादा होगा। बोलो। सर एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा। अब देखो ये डेटा चेक कर लेते हैं, ठीक है, तुम लोगों ने ये बताया, हाँ चेक कर लेते हैं। तो आप देखो एन ब्यूटेन का IUPAC नेम तो नॉर्मल ब्यूटेन ही होगा, और इसका देखो मॉलिक्यूलर मास ये है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट देख लो 272। अच्छा आप देखो आइसोब्यूटेन यानी 2 मिथाइल प्रोपेन को आइसोब्यूटेन बोलते हैं, ये देखो कितना है 261, तो डिक्रीज किया ना। यस सर। तो यानी कि हमारी चीजें जो हमने पढ़ी हुई हैं उसको हम वैलिडेट भी कर सकते हैं। ऐसे ही 5 वाले में सारे एग्जाम्पल देखो, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। दिख रहा है ना, 309 है नॉर्मल वाले का, फिर एक ब्रांच किया तो 300 हो गया, और एक ब्रांचिंग कर लिया तो 280। समझ में आ रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट हो गया अपने तीनों में। इसके पीछे क्या रीजन। इसके पीछे रीजन ये है कि मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग पे डिपेंड कर रहा है, पैकिंग पे। और पैकिंग दो चीजों का बहुत अच्छा होता है, कोई स्फेरिकल चीज ले लो उसकी भी पैकिंग अच्छी होती है, एंड लीनियर कोई चीज हो जाए तो उसकी भी। तो देखो इसलिए लीनियर वाले का भी ज्यादा है, और इसका भी ज्यादा है, और स्फेरिकल वाले का सबसे ज्यादा है। समझ में आया। तो ये ध्यान रखना है आपको, इस बात को आपको जब पढ़ रहे होगे तो आपके अपने दिमाग में वापस वापस रिकॉल करना चाहिए। चलो तो ये मैंने आपको एक जनरल डिस्क्रिप्शन दिखा दिया और रिलेट करा दिया कि कैसे हम इसको केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट करते हैं। अब आ जाओ आगे देखते हैं। तो इसके बाद मैंने आपको आयोडीनेशन बताया होगा कि डायरेक्ट नहीं होता है, रिवर्सिबल होता है, इसलिए हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे स्टोरी दी है। अच्छा ये देखो पूरी मैकेनिज्म
जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो सारा टर्मिनेशन स्टेप, है ना, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, कंबशन रिएक्शन तो हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ लिया था थर्मो के अंदर ही, तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई CH4 है। तो देखो हाइड्रोकार्बन कभी भी हो बेटा ना, कार्बन CO2 बनता है, हाइड्रोजन H2O बन जाता है। याद रहेगा ना, तो आप सर उसको बैलेंस कर सकते हो। ओके, अब उसके बाद ये कुछ एक ऐसे रिएक्शन है जो मैं आपको टिक करा दे रहा हूँ, और सभी लोग इसको ना स्पेसिफिकली याद कर जाना बेटा प्लीज। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो ऑफ दिस। ये 4 रिएक्शन ऐसे हैं जो, जिनको मतलब कोई मैकेनिज्म ना होते हुए इनको सिर्फ डायरेक्ट याद करना होता है, ओनली रिमेंबर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और ये आता है बेटा ना, मेमोराइज इट। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और इसमें आप देखो मीथेन को अगर आप कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कंट्रोल ना कराओ तो क्या बन जाएगा, CO2 H2O। और कंट्रोल्ड करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड टेम्परेचर प्रेशर देख लो ऐसा स्पेसिफिक मेंटेन है, तो मिथेनॉल बन गया। मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3 लिखा हुआ है, तो मिथेनॉल बन गया। और देख लो यहाँ पे एसिटिक एसिड एंड मैंगनीज लिया हुआ है, अगर उसका सॉल्ट बनाया है बेसिकली मैंगनीज हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बन गया है मैंगनीज एसिटेट। तो इसके केस में क्या बन रहा है, तो वैसे आपको याद हो जाना चाहिए, ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हो। अगर एसिटिक एसिड दिया है तो यहाँ से एसिटेट जैसा कुछ बन रहा है। अगर यहाँ M लिखा हुआ है तो मिथेनल से हम रिलेट कर सकते हैं, इसे याद करने के लिए बोल रहा हूँ, M स्टैंड्स फॉर मिथेनल। और ये जो है कॉपर के कंटेनर में लिया हुआ है एंड वी आर गेटिंग मिथेनॉल। इसको ध्यान रखना, ये 3 रिएक्शन ये, और चौथा ये कि KMNO4, हालांकि किसी अल्केन के साथ KMNO4 ले लो कुछ नहीं होता है बेटा, लेकिन वही अगर आप KMNO4 ले लेते हो किसके साथ, ऐसे हाइड्रोकार्बन के साथ जिसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो उसको ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल बना देता है। देखो ये लिखा भी है, ऑर्डिनरी अल्केन्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन बट अल्केन्स हैविंग टर्शियरी हाइड्रोजन ना 3 डिग्री कैन बी ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय पोटेशियम। तो प्लीज बच्चों, ये 4 रिएक्शन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इनको आप याद कर जाओ। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े आप। यस उसके बाद आप याद करो, मैंने आपको रिफॉर्मिंग बताया था कि 6 मेंबर्ड या 7 मेंबर्ड अगर आप लेते हो और गर्म करते हो, क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम, स्ट्रांगली गर्म करते हो तो एरोमेटिक बनता है। ये बताओ रिएक्शन कराया है ना, याद करो, बेंजीन के प्रिपरेशन में मैंने बताया था सर ना। तो बेसिकली ये डीहाइड्रोजिनेशन है बेटा, इसमें से H2H2 निकल जाते हैं, डीहाइड्रोजिनेटेड, ठीक है, या रिफॉर्मिंग बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है। एरोमेटाइजेशन और रिफॉर्म। अच्छा, एक और रिएक्शन है, ये थोड़ा अलग है, इसको ध्यान रखना। अगर आप हाइड्रोकार्बन को ना हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कितना टेम्परेचर, अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1273 केल्विन के आसपास। ये देखो यहाँ पे लिखा। अगर आप ऐसा हीट करते हो तो ये CO एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर देता है। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, अगर आप कार्बन को भी हीट करोगे ना H2O के साथ, तो भी ये CO+H2 ही बनाता है। इसको बोलते हैं वाटर गैस। CO and H2 के इक्विमोलर मिक्सचर को वाटर गैस बोलते हैं। तो इसको भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही आपको ध्यान रखना है, इसका भी कोई मैकेनिज्म नहीं है। हर रिएक्शन का मैकेनिज्म जरूरी नहीं है कि आपको मिले ही ना, क्योंकि मैकेनिज्म हमेशा ऐसे रिएक्शंस का बताया जाता है जो रिलेटिवली स्लो इन नेचर। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान।
ओके। हो गया। बाकी ये भी गर्म कर दो, हाइड्रोजन डाल दो और इसमें जो पॉसिबल है वो सारे एटम्स डाल दो। सर आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। ऑडिबल नाउ? Am I audible now? सर बहुत कम आ रही है। यस सर। अभी ठीक है? ये सर अब ठीक है। हाँ, तो मैं आपको यही बता रहा था बेटा कि अगर आप ध्यान से देखो तो C6H14 या अल्केन को अगर आप हाई टेम्परेचर पे सिर्फ गर्म करते हो और कुछ नहीं करते, सिंपली हीटिंग कर दे रहे हो, तो सिंपल हीटिंग से भी आपका क्या बन जा रहा है? आप देखो, अगर सिंपल हीटिंग भी कर रहे हो तो हाई टेम्परेचर पे गर्म करने पे ये ब्रेक डाउन कर जाते हैं। ब्रेक डाउन करके इसमें से हाइड्रोजन भी निकल सकता है, ये फ्रेगमेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखो 4 कार्बन एंड 2 कार्बन का ब्रेक कर गया। फिर अगर आप देखो तो 3 कार्बन 2 कार्बन एंड 1 कार्बन का ब्रेक डाउन हो गया। आ रहा है बात समझ में ना? तो इसलिए इनमें कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, बस नॉर्मली ये ब्रेक डाउन कर जाते हैं। तो ये रहा रिएक्शन किससे रिलेटेड बेटा? अल्केन के। और ये जो रिएक्शंस हैं उनमें एक और मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा तो, आइसोमराइजेशन के बारे में। हालांकि ये आपको वर्कशीट दे करके मैंने उसमें बताया था कि बेटा अगर आप किसी भी लीनियर चेन वाले कंपाउंड को एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl के साथ गर्म करते हो तो ब्रांचिंग हो जाती है। और वो जब ब्रांचिंग होती है तो वो नंबर ऑफ कार्बन तो सेम रहेंगे, इसीलिए इनको बोलते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। लेकिन ये ब्रांचिंग कोई स्पेसिफिक जगह पे नहीं है, वो ब्रांचिंग 1 पे भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, तो जितनी पॉसिबिलिटी आएंगे वो सबको बनाएंगे। तो हमने देखा एक कार्बन की ब्रांचिंग पे 2 पॉसिबिलिटी है, एक यहाँ किनारे करना जो ये ऑलरेडी बना रखा है, और एक बीच में करना जो यहाँ पे बन रखा है। ठीक है। सो इसी के साथ अल्केन का ये सारा चीज खत्म होता है। इसके अलावा याद करो, मैंने आपको कन्फर्मेशन पढ़ा दिया था पहले ही कि कन्फर्मेशन कैसे अराइज होते हैं, व्हाट इज इक्लिप्स्ड फॉर्म, व्हाट इज स्टैगर्ड फॉर्म, है ना? बोलो बच्चों। इनका पोटेंशियल यस। एनर्जी भी हम लोगों ने देखा है, टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है, ये सब चीज मालूम है ना आपको? यस सर। तो इनके रिलेटिव स्टेबिलिटी अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन्ड है और मैंने आपको अच्छे से समझाया भी था, है ना? उसके बाद आता है देखो अल्कीन। अल्कीन के जनरल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के ये टाइम पे देख लिया था कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा दोनों कार्बन का, और दोनों कार्बन का sp2 है, तो इनके बीच में जो सिग्मा बना है वो sp2 के ओवरलैप से बना है, और जो पाई बना है वो डेफिनेटली p एंड p के ओवरलैप से बना है ना? तो ये चीजें भी हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया था। अच्छा, फिर याद करो मैंने आपको बताया था कि बेटा नॉर्मल अल्कीन हमेशा इलेक्ट्रोफाइल से अटैक होना प्रेफर करते हैं। याद करो, इसीलिए जब भी हमने रिएक्शन कराया था तो अल्कीन से कार्बोकेटायन बना था। कितने लोगों को ये रिएक्शन याद है? हाथ उठाओ कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में अगर मैं HBr डाल दूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाथ उठाओ, कितने लोगों को याद है? हाथ उठाओ। नहीं ध्यान आ रहा है? लक्ष्य? नो सर। चलो कोई बात नहीं। देखो, ये देखो बेटा, पहली बात ये समझो कि आपके पास ये एक अल्कीन है, और इस अल्कीन में अगर आप ध्यान से देखो तो वी हैव पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड बताओ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है या सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है? सिग्मा लक्ष्य? स्ट्रॉन्ग। हाँ जी, सिग्मा सर, सिग्मा। सिग बिल्कुल। और पाई आपको याद है मॉलिक्यूल के ऊपर है, नीचे ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में रहता है, ये सुनो। यस अब सर। बताओ अगर ये वीक है
तो कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ? और अट्रैक्ट करेगा तो याद करो मैंने बोला था कि इसी को हम ऐसे दिखाते हैं कि ये बॉन्ड टूट गया। मैंने बोला था आपको ना, वो इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता है, H+ हो सकता है, Br पॉजिटिव हो सकता है, तो इधर अटैक किया और इससे बनने वाला जो कार्बोकेटायन है, बताओ बीच में कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा या फिर किनारे? लक्ष्य, बीच मिडिल में में कार्बोकेटायन स्टेबल होगा बेटा या किनारे स्टेबल होगा? सर, बीच में। हाँ बीच में, क्यों ऐसा? सर 2 डिग्री 3 डिग्री। हाँ गुड, लेकिन उसके साथ ये भी ऐड करो कि सर इधर 3 and 2 5, 2 and 1 6 हो गया, 6 यस। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ये आप बोलो, बात तो सही है वैसे 2 डिग्री भी, लेकिन अगर ये बोलते हो कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन मोर है तो इससे पता चलता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पे अच्छा कमांड भी है। ठीक है, ओके तो सर। बेटा आपको याद है मैंने बताया था कि पहले इसमें, सबसे पहले इसमें H जाके जुड़ता है क्योंकि H पे पॉजिटिव है और ये अल्कीन है, अल्कीन हमेशा प्लस को अट्रैक्ट करता है पहले, इसीलिए तो बोलते हैं कि अल्कीन शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना? याद है? तो अब अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखा जाए यहाँ पे, तो HBr जब भी जैसे ही ऐड होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे? CH3CH एंड CH2, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पॉजिटिव। अब क्या इसमें तुम Br अटैच कर सकते हो बेटा? बोलो। अब अगर Br यहाँ ऐड कर लोगे तो क्या Br बीच में आ जाएगा? तो यही है। और याद करो इसी मेथड को मैंने क्या बोला था, नाम अगर आपको याद हो तो? मार्कोवनिकोव रूल। बिल्कुल सही ना, मार्कोनिकोव रूल, कि ऐसे जगह पे हेलोजन जाके ऐड होता है जहां पे हाइड्रोजन कम, राइट? तो चलो इसी के साथ एक और मैं दे देता हूँ आपको, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं देखना चाहता हूँ, जस्ट चेक करना चाहता हूँ कि आपको कितनी बातें ध्यान में कार्बोकेटायन का। ठीक है, जस्ट टू क्रॉस चेक। नाउ यू आंसर योर प्रोडक्ट, आंसर लेकर के उसमें तुरंत मुझे शेयर करो तो ग्रुप में, जल्दी करो सब लोग फटाफट ग्रुप में। तो ग्रुप में ही डाल दो। चलो भाई, कितने लोगों ने भेजा अभी तक? इसे ग्रुप में पोस्ट कर दो। मुझे ग्रुप में आंसर चाहिए, सिर्फ सुचेत का आया हुआ है अभी तक।
बच्चों, आई हैव रिसीव्ड टिल नाउ, साक्षी का भी, राइट? बहुत बढ़िया साक्षी, वेरी गुड। बस वो थोड़ा चार्जेस का तुमने अच्छे से दिखाना है, बट चलो चलेगा, इतना कोई दिक्कत नहीं। एंड सृष्टि ऑल्सो, थोड़ा मिस्टेक है सृष्टि तुम्हारे अप्रोच में। आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज। अभी का भी आ गया है बेटा, अभी तुमने भी ध्यान नहीं दिया, है ना? क्यों भाई, सबको रियलाइज हुआ क्या मिस्टेक किया है? मैंने बता दिए हैं किसने क्या क्या मिस्टेक किए हुए हैं। चलो आओ देखते हैं। अब मैं दिखा रहा हूँ कि आपने इसमें क्या मिस्टेक किया। रक्षा, तुमने ट्राई नहीं किया इसको? कर रहा हूँ सर। देखो, सबसे पहले तो आपको यही करना है ना बेटा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो सबसे पहले ये H पे डालोगे तो आपको मालूम है कि बीच वाले पे ही कार्बोकेटायन बनाना है, और ये सभी ने करेक्ट किया है। यहाँ इसके बाद गलत हो गए। अब क्या गलत है वो मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद ये मिस्टेक है कि याद करो, मैंने बोला था कि अगर कार्बोकेटायन ऐसा हो कि उसके बगल में कोई हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप हो, तो पूरा पूरा हाइड्रोजन उठा करके इधर शिफ्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दोगे तो ऐसे केस में आपको याद है, बीच में यहाँ सेंटर पे कार्बोकेटायन बन जाएगा, और ये जो चीज आपके सामने दिख रही है ये 3 डिग्री हो गया, मोर स्टेबल हो गया। कुछ याद आया? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, यस सर, बोलिए। हाइड्राइड शिफ्ट। हाँ बिल्कुल, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब यहाँ पे Br आप अटैच कर दोगे तो ये मेन प्रोडक्ट होगा। और ये बात मैंने आपको बताई थी, बोलो यस और नो। यस सर। अच्छा, अगर इतनी बात समझ गए हो तो एक और क्वेश्चन दूंगा मैं चेक करने के लिए, बस ना, एक और क्वेश्चन चलेगा वैसे, बस चेक करने के लिए ही मैं दे रहा हूँ। मिटा दूं, इसको हटा दे रहा हूँ। आप ये बताओ, अगर इसी में मैं HBr डाल दूं बेटा, और इसके साथ मैं कोई पेरोक्साइड ले लूं, जैसे R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR ऐसा लिखा रहे, या ROOR लिखा रहे, या बेंजीन लिख करके COO का होल ट्वाइस ऐसे लिखा हो, तो भी ये सब के सब क्या है? पेरोक्साइड ही तो है, क्योंकि बेंजीन का मतलब क्या हुआ? CO और फिर O, ये इसको बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। तो ऐसा कोई भी पेरोक्साइड लिंकेज हो तो आपको याद है मैंने बताया था कि ये कौन सा रूल फॉलो करेगा? एंटी मार्कोनिको। क्या यहाँ रीअरेंजमेंट कराना है? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ कार्बोकेटायन नहीं बनता। यहाँ क्या बनता है, कौन बताएगा? इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? रेडिकल। रेडिकल बनता है। सुपर सुपर, बहुत ही बढ़िया, रेडिकल बनेगा। तो बताओ इसमें इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? बोलिए बेटा। एंड में Br जुड़ जाएगा, मतलब हाँ बिल्कुल सही। तो जो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से क्या होता था कि जिधर कम हाइड्रोजन है उधर ब्रोमीन जुड़े, यहाँ ठीक उल्टा होता है, यहाँ पे इस जगह पे ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सब कुछ वैसे ही
बस किनारे पे जाकर के Br जुड़ेगा और इधर H जुड़ जाएगा। ये है हमारा एंटी मॉर्कोनिको। बोलो पता पड़ रहा है सबको? यस सर। है ना? अच्छा चलो, तो ये तो हो गया बेटा किसके बारे में रिएक्शन। ये रिएक्शन किसका हो गया? बोलो, अल्कीन का। ठीक है, तो IUPAC हो गया, स्टीरियो ज्योमेट्रिकल का भी याद करो, मैंने आपको डिस्कस किया था सिस ट्रांस का मतलब क्या है ना? डबल बॉन्ड के सेम साइड सेम ग्रुप आ जाए तो उसको बोलते हैं सिस, अपोजिट साइड आ जाए तो ट्रांस। अपोजिट साइड हुए तो एक दूसरे के डाइपोल को कैंसिल कर देंगे, सेम साइड में हुए तो डाइपोल कैंसिल नहीं होगा, तो इसलिए देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये लीनियर जैसा है क्योंकि हाइड्रोजन तो बहुत छोटा होता है, इसलिए ओवरऑल देखो तो ट्रांस इज अ लीनियर थिंग, और लीनियर चीज की पैकिंग अच्छी होती है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट देखो 274, इसका 277, थोड़ा सा ही ज्यादा है लेकिन ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो इसका ज्यादा होता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये बात कि डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस टू ब्यूटेन इज 0.33 डे बाई, कम है लेकिन है, जबकि ट्रांस वाले का कितना लिखा है बेटा? ऑलमोस्ट 0। सर आपने समझ में बताया आ था रहा है? कि ये तो पोलर डाइपोल, जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और इसका क्या कारण था कि फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर, किसमें? मतलब उसमें उसका क्यों है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? बेटा एक बात बताओ कि अगर पोलर हुआ तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, यस सर। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो स्ट्रॉन्गर होगा ना। यस सर। बाकी फोर्सेस का और कौन सा पैरामीटर है? तो तुम्हें याद हो बाकी फोर्सेस में हम मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, बट ये तो हो गया आइसोमर, तो क्या आइसोमर के मॉलिक्यूलर वेट सेम होते हैं? यस सर। तो वो तो पैरामीटर हुआ ही नहीं चेक करने के लिए। यस सर। आगे बात समझ में ना? यस सर। यस सर। अच्छा, कितने लोगों को ध्यान है कि हम लोग अल्काइन से अल्कीन बनाने के लिए 2 रिएजेंट यूज करते थे? मुझे नाम बताओ, मैं इसे छुपा ले रहा हूं। अल्काइन से अल्कीन पे अगर रुकना हो तो एक लिंडलार और एक याद करो सिस के लिए और एक ट्रांस के लिए। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया फॉर ट्रांस। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया फॉर ट्रांस। ट्रांस, वेरी गुड। और तो लिंडलार फॉर हाँ, देखो लेंडलार को मैंने आपको क्या लिखवाया था कि पैलेडियम के साथ BaSO4 ले लो प्लस बॉइलिंग जाइलिन ले लो, याद है? बॉइलिंग जाइलिन या सल्फर ना, बोलो बेटा यही था ना। आप पैलेडियम पे चारकोल का भी वो अगर आप कर देते हो ना पॉइजनिंग, तो उसको भी आप लिंडलार बोल सकते हो। तो PDC भी लिखा रहे तो ध्यान रखना उसको भी लिंडलार रहता, तो चाहे तो इसको आप नोट्स में लिख लेना या इसको NCERT से ही दिमाग में रखें, मर्जी आपकी है। PDC को भी हम लिंडलार ही बोलेंगे। देखो ये लिखा है ना, डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल इज नोन एज लिंडलार्स कैटलिस्ट, या पॉइजन्ड पैलेडियम आप बोल सकते हो। ठीक है, एक ही बात। अब यहाँ पे उसकी पॉइजनिंग चारकोल से की गई है, वहां मैंने बेरियम सल्फेट से किया था, कहीं पे कैल्शियम कार्बोनेट या सल्फेट लिखा रहता है वो भी चलेगा। ओके चलो वेरी नाइस, तो यहां तक आपको ध्यान हो ही गया है। तो ये अब हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई अल्कीन बनाने के मेथड्स क्या क्या। तो अल्कीन बनाने का मेथड एक तो ये है कि अल्काइन से आप जाओ, तो जैसे अल्केन में हम देख रहे थे कि अल्काइन से पहले देख रहे थे, अल्कीन से देख रहे थे, फिर अल्काइल हैलाइड से देखा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मेथड देखे, वैसे यहाँ पे भी है। इससे तो हमने देख लिया अल्कीन बनाने का और कौन सा तरीका है, तो बोलते हैं अल्काइल हैलाइड से भी हम बना सकते हैं, लेकिन अल्काइल हैलाइड के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। कैसा बेस होना चाहिए बेटा?
स्ट्रॉन्ग बेस जैसे KOH को अल्कोहल में डाल करके और स्ट्रांगली गर्म करोगे तो इसमें अगल बगल का अपोजिट साइड से हाइड्रोजन एंड हेलोजन निकलते हैं -HX, और क्योंकि हाइड्रोजन हेलोजन निकल रहे हैं तो इसको बोलते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। समझ गया ना? देखो नाम देखो यहाँ पे, तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। अच्छा ये बताओ अगर इनकी नंबरिंग की जाए तो ये 1 है, ये 2 है, अल्फा बीटा में बोलूं तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये सुनो। यस सर। तो इसको इसलिए दो नाम देते हैं, या तो 1-2 इलिमिनेशन, या दूसरा नाम होता है बीटा इलिमिनेशन। देखो अल्फा अंडरस्टूड है कि एक जहां से निकल रहा है वहां से निकलेगा, दूसरा कौन सा निकल रहा है वो इंपॉर्टेंट, सो बीटा इलिमिनेशन। तो याद रखना बेटा, अल्कीन को हम इलिमिनेशन से भी बना सकते हैं। क्या चीज इलिमिनेट करके? बीटा पे हाइड्रोजन और अल्फा पे हेलोजन। अगर ये रिमूव करें, चाहिए रिमूव करने के लिए क्या चाहिए हमें? स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। अच्छा आपको याद कैसे रहेगा? तो आप बताओ HX, X का मतलब हेलोजन। ये बताओ बेटा HCl क्या होता है, एसिड या बेस? एसिड। तो एसिड। इसको निकालने के लिए हमें डेफिनेटली क्या यूज करना चाहिए? अरे भाई एसिड को निकालना है तो क्या यूज करना चाहिए? न्यूट्रलाइज बेस। करना है तो क्या? हाँ तो वैसे याद रखना फिलहाल ना, क्योंकि इसका मैकेनिज्म +2 के अंदर है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म +2 के अंदर है। अभी फिलहाल बस ये याद रखना कि भाई बगल बगल से अगर हमें रिमूव करना है तो ये हमारा बीटा एलिमिनेशन का पार्ट है। ठीक है बेटा? अच्छा फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर यहाँ पे दोनों जगह हेलोजन हो जाए तो क्या करेंगे? तो दोनों जगह हेलोजन हो जाए तो भी एक तरीका है निकालने का, उसमें बोलते हैं कि मेटल डाल के गर्म कर दो। अब आप जिंक डाल के गर्म करो या मैग्नीशियम, ये दो कॉमन मेटल्स हैं, जिंक और मैग्नीशियम एंड हीटिंग। कौन से चीज को? जिसमें अल्फा बीटा पे हेलोजन प्रेजेंट हो, अल्फा पे भी हेलोजन बीटा पे भी हेलोजन, है ना? जिंक और मैग्नीशियम डाल के गर्म कर दो। एक और भी तरीका होता है KI एसीटोन, ये भी डाल के गर्म करने पर, जैसा मैंने बोला अभी हमें उतनी ही चीजें देखनी है जितनी +1 में है, बाकी की चीजें +2 में। इसका मैकेनिज्म भी आपको +2 के अंदर ही है। तो ये हेलोजन निकालता है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये बेस तो है नहीं बेटा। तो जिंक एंड ब्रोमीन के साथ ZnBr2 बन जाता है। याद रहेगा सबको? जब आपको हाइड्रोजन हेलोजन दोनों निकालने हो, यानी HX निकालना हो, यानी एसिडिक ग्रुप निकालना हो, तो आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज करोगे। और जब आपको सिर्फ डाई हेलोजन टाइप में कोई चीज निकालनी हो तो क्या यूज करोगे आप? जिंक जैसे कंपाउंड्स। ध्यान में रहेगा सबको? यस सर। अच्छा बेटा एक बात बताओ ये बताओ अगर आपको H और OH निकालना हो, कहने का मतलब HOH निकालने का मतलब क्या निकल गया? वाटर। वाटर। तो डिहाइड्रेट करना हो तो क्या यूज करेंगे? तो बोलते हैं डिहाइड्रेट करने के लिए सबसे अच्छा होता है कंसंट्रेटेड H2SO। अगर आप इसको डाल के गर्म करते हो तो ये OH और H अगल बगल, ध्यान देना हर बार याद रहना चाहिए कि बीटा एलिमिनेशन ही अल्कीन बनाता है। याद रहेगा सबको? यस सर। सबको ध्यान रहेगा बेटा ये? तो बीटा एलिमिनेशन फॉर्म्स अल्कीन। तो ये चीज थोड़ा सा आप मॉनिटर करके रखोगे। अच्छा तो अब वही कहानी है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके बारे में, तो वही जनरल चीज इसमें भी वही लिखा होगा कि अल्कीन्स आर क्लास रिजेंबल्स एज अ क्लास रिजेंबल्स अल्केन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कि वही स्मॉलर मेंबर गैस, फिर बीच वाले ना, except in types of isomerism, difference in polar nature. The first 3 members are gases, the next 14 are liquids and higher ones are solid. बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने बताया है। ठीक है? और इसमें देखो इन्होंने क्या बोला एक बात, they show regular increase in boiling point.
with increase in size. Every CH2 group added increases the boiling point by 20 to 30 Kelvin. जैसे अल्केन में भी लगभग लगभग यही इंक्रीज देखने को मिलता है ना। अब इसमें वही कहानी इसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रेट चेन होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा, तो बड़ा सिंपल सा है, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। सेट है सब, कोई दिक्कत? ओ सर। अच्छा, अब रिएक्शंस में आपको याद होगा कि मैंने आपको डाई हाइड्रोजन का पढ़ा दिया है, सिंपल सा था। डाई हाइड्रोजन का मतलब भाई H2 कैसे जोड़ना है बेटा, बताओ जल्दी बताओ, H2 कैसे जोड़ू मैं इस पे? तो सिंपली सर कोई कैटलिस्ट ले लो और कैटलिस्ट के साथ गर्म कर दो। ये सुनो, यस सर। तो बताओ याद है आपको मैंने इस कैटलिस्ट के दो टाइप आपको बताए थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस का अलग कहानी, हेट्रोजीनियस का अलग कहानी। अब इस हेट्रोजीनियस में आपको याद होगा मैंने प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल, लिंडलार्स ये सब बताया था आपको, याद है ना, एडम्स, P2 सब। तो बेसिकली डाई हाइड्रोजन ऐड करना वो आपको पहले ही आ गया। एडिशन ऑफ हैलोजन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो, राइट? सब लोग ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से सुनना और हो सके तो आप इसको नोट कर लेना उसमें। हेलोजिनेशन, अच्छा बताओ नाम से क्या समझ में आ रहा है? एशन का मतलब क्या होता है? एशन का मतलब क्या होता है? एडिशन। बिल्कुल, एडिशन। इसका मतलब X2 ग्रुप कोई भी ऐड हो जाए तो उसको हम हेलोजिनेशन। X2 का मतलब, ऑफ कोर्स जब मैं X2 बोलता हूं तो नेचुरली दो चीजें थोड़ी अलग अलग होने की वजह से अलग हो जाती हैं। एक तो फ्लोरीन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता है, काफी रिएक्टिव होता है रेडिकल के ही थ्रू, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। आयोडीन बहुत स्लो होता है, इसलिए तो जब भी हेलोजन बोला जाए तो जब तक स्पेसिफिकली मेंशन ना करे तब तक हेलोजन का मतलब ब्रोमिनेशन एंड क्लोरिनेशन ही होता है। सबको याद रहेगा ये बात? तो अब आज देखते हैं कि कैसे जुड़ता है ये चीज ना, अब ये थोड़ा ध्यान से देखना। सो बेसिकली ब्रोमिनेशन एंड क्लोरिनेशन के बारे में ही मैं यहाँ पे डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो देखो, अगर प्रोडक्ट बनाना हो ना तो बेहद आसान है, उसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपके सामने ऐसा दिया हुआ है और पूछ दे कि यहाँ पे मैंने ले लिया है Br2, कौन से मीडियम में? भाई ब्रोमीन कैसा कंपाउंड है बताओ, पोलर है या नॉन पोलर? नॉन पोलर। नॉन पोलर है। तो ब्रोमीन नॉन पोलर है तो कौन सी चीजों में ज्यादा सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर या पोलर? नॉन पोलर। इसलिए यहाँ पे हम लोग ऐसा लिक्विड लेते हैं जो कि नॉन पोलर हो, जैसे CH2 या फिर CCl4 या CBr4, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट उसको डिसॉल्व कर लेता है। अब ध्यान देना, प्रोडक्ट कैसे बनाना, बड़ा सिंपल सा है, डबल बॉन्ड तोड़ो और दोनों ब्रोमीन को जोड़ दो अलग अलग कार्बन पे, एक इस पे एक इस पे, अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड से जुड़ते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको एंटी एडिशन। क्या बोलते हैं? कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, कुछ भी नहीं कराना है, सिंपल ऐसे ले आके जोड़ देना है। क्लियर है सबको? यस सर। अब आप कहोगे कि सर ये ऐसे हुआ कैसे ना, तो मैं अभी सिखा दे रहा हूँ बेटा, इसको आगे भी मुझे पढ़ाना है आपको, लेकिन अभी मैं सिखा दे रहा हूँ कैसे करना होता है। ध्यान से एक बार सुनो सब लोग। तो मैकेनिज्म की बात आती है, तो उसमें ये CH3 को CH एंड CH2, जैसे ही आप इसमें ब्रोमीन डालते हो तो ब्रोमीन, अच्छा ये बताओ अल्कीन किसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। बोलो बच्चों, सभी लोग बोलो, किसको अट्रैक्ट करता है? बोलो। इलेक्ट्रोफाइल। हाँ जी बिल्कुल, इलेक्ट्रोफाइल। तो अब अगर इलेक्ट्रोफाइल इसकी तरफ आ रहा है तो ये ध्यान से देखो। अच्छा पहले तो ये आएगा दिमाग में, क्या ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल है? नहीं। सोच के बताओ।
सोच के बताओ भाई, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? नहीं शायद। हाँ, बिल्कुल नो सर। इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल है बेटा। क्यों, कैसे मालूम? ऐसा कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हो। अब अगर BF3 जैसे स्पीशीज हो जाए जिसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, तब तो पक्का वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर BF3 जैसे नहीं भी हो रहे हैं, ऐसे कोई स्पीशीज आ जा रहे हैं जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो ऐसे केस में चेक करना पड़ता है क्या इसके पास वेकेंट डी है क्या। अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो भी ये किस तरीके से बिहेव कर सकता है, एज इलेक्ट्रोफाइल। तो यार देखो, बहुत सिंपल सा चीज है। अगर वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो हो सकता है, क्योंकि ये बताओ, ब्रोमीन सेकंड पीरियड का तो एलिमेंट है नहीं। थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड वाले जितने भी आते हैं, नीचे वाले जितने भी आते हैं, सबके पास वेकेंट डी होता है बेटा। और वो अपने चीजों में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एकोमोडेट कर सकते हैं, यस और नो? यस सर। तो दैट इज वाई Br2 इज एन इलेक्ट्रोफाइल। याद रहेगा सबको, क्योंकि ब्रोमीन के पास वेकेंट डी होता है। अब देखो थोड़ा इंटरेस्टिंगली ये कैसे होता है ना। तो अब देखो, इसके नीचे ऐसे मैं बना दूंगा ब्रोमीन को, और ऐसा दिखाऊंगा कि भाई ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ करके ब्रोमीन के वेकेंट डी में दे रहा है। अब बताओ, जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ब्रोमीन अपने बॉन्ड को ब्रेक करके दूसरे के सर पे डाल देगा, और इससे बनने वाला इंटरमीडिएट कैसा बनेगा, CH3 और CH। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। बताओ, अगर ये Br- निकल गया तो यानी पॉजिटिव वाला ही जुड़ा है, और जब प्लस जोड़ोगे तो उसको ऐसे दिखाते हैं, या आप पूरा पूरा लाइन दिखा लो। ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट। बोलो बेटा, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट। अब बताओ, अच्छा देखो, यहाँ ट्रू कार्बोकेटायन नहीं बना है। ट्रू कार्बोकेटायन का मतलब ये पूरा टूट करके यहाँ प्लस नहीं आया, बल्कि साइक्लिक फॉर्म में ही रह गया। ये कुछ ऐसा हुआ जैसे ये जो कार्बन का पाई था, ये अट्रैक्ट इतना स्ट्रांगली किया कि ये दोनों से ही जुड़ गया। थोड़ा हट के है ये, याद रहेगा सबको। अब अगला चीज क्या होता है, अगला स्टेप ये है, बताओ मुझे, क्या 3 मेंबर्ड एक स्टेबल कंपाउंड होते हैं या अनस्टेबल होते हैं? अनस्टेबल। स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन के वजह से, याद करो, एंगुलर स्ट्रेन की वजह से। तो अब ब्रोमीन जाके अटैक करेगा, किधर अटैक करेगा बेटा? तो ये भी याद रखना, जिधर की तरफ बनने वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो, उधर ही की तरफ अटैक करता है। तो यहाँ पे इधर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनता, अगर मैं ब्रेक करता तो उधर ही। और जैसे ही अटैक करेगा, ये रिंग टूट करके नॉर्मल हो जाएगा, और जैसे ही नॉर्मल होगा तो देखो क्या बन गया, CH3 CHBr एंड CH2Br बन गया, डाइब्रोमो। जो मैं आपको बोल रहा था, इसीलिए देखो मैं बोल रहा था कि अपोजिट साइड रहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है एंटी क्यों? क्योंकि अपोजिट से अटैक करेगा तो ही ये बाहर निकलेगा। सेम साइड से जाता तो यहाँ ब्रोमीन से रिपल्शन होता, तो अपोजिट साइड में जा रहा है। इसने साइक्लिक क्यों बनाया? साइक्लिक, देखो बेसिकली ऐसा है ना कि ये पाई इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हें अगर ध्यान हो तो पाई इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही रहता है ना बेटा। पाई का जो ओरिएंटेशन है, नेचुरल ओरिएंटेशन ऐसा है ना। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल लेके आते हो तो चांस मोस्टली इसी का है कि वो इसी पाई के बीच में ऐसे फंस जाए, मतलब इसको पोलराइज कर दे पूरी तरीके से, तो ये दोनों से जुड़ा रहेगा। अब उनमें H+ जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीसीज ऐसे होते हैं जो दोनों से इकट्ठे जुड़ नहीं सकते, तो एक साइड से ब्रेक करना पड़ता है ना। तो आप कह सकते हो कि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि H+ होता है। तो इस वजह से हमारे पास एक ब्रोमोनियम का इंटरमीडिएट बन गया, साइक्लिक ब्रोमोनियम। यस सर। याद रहेगा। तो ये है, तो ये इसको बोलते हैं बेटा हेलोजिनेशन, है ना। अब देखो एग्जाम में
अगर कभी इस पे क्वेश्चन बनाना हो, आप सबने नोट कर लिया, नहीं किया हो तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, आपको बाद में नोट कर लेना, बट ले लो, मैं भी कुछ समझाना चाहता हूँ। यस सर। टेकन एवरीवन? सर वो Yes. इंटरमीडिएट के बाद वो कैसे मतलब अलग हुआ? सर ये वाला एक बार दोबारा बता दो। हाँ बेटा देखो, ये क्या है, 3 मेंबर्ड रिंग है। 3 मेंबर्ड रिंग इज अ स्ट्रेन्ड रिंग ना, ये स्टेबल रिंग नहीं है। तो अब ये जो ब्रोमाइड आयन बचा हुआ था, इसने फिर अटैक कर दिया। कौन सी साइड में? जिधर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनता, तो इधर जैसे ही अटैक करेगा ये कार्बन का बॉन्ड बढ़ जाएगा, तो ये कार्बन अपना बॉन्ड बचाने के लिए इसको तोड़ देगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको तोड़ देगा। और जैसे ही ये टूटा तो ये नॉर्मल ओपन होके नीचे आ जाएगी, और ये Br- यहाँ चला गया। ओके। चार्जेस का तो आई होप कि आपको क्लियर है कि अगर ये इधर आएगा तो इस पे प्लस आता, बट माइनस साथ में जुड़ रहा है इसलिए न्यूट्रल हो गया। और ये लेके जा रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो पहले ही प्लस है, इसलिए लेके जाने के बाद भी ये न्यूट्रल ही रहा। गॉट इट? यस सर। बोलो भाई, गॉट इट ना? यस और नो? यस सर। चलो अच्छा, अब मैं बस एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहूंगा आपका इसी में। आपको रियली में अगर समझ आया है तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड ले लूं और साथ में यहाँ पे मैं BrCl ले लूं, अब थोड़ा ये करके बताओ मुझे, CCl4 के अंदर देखते हैं कौन सही बनाता है इसका प्रोडक्ट। मतलब अब देखो, पहले तो ब्रोमीन ही था, तो इधर ब्रोमीन लगाओ इधर ब्रोमीन लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अब ब्रोमीन क्लोरीन की वजह से क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा ब्रोमीन। सब लोग फट से जल्दी करके मुझे भेजो, तो मैं बस आपकी अंडरस्टैंडिंग देखना था, क्या समझ में आया आपको पता चले। चलो हाँ जी बच्चों, कर लिया? 2 मिनट। चलो सुचेत का आ गया, साक्षी का भी आ गया, गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, नाइस नाइस नाइस, बढ़िया। सुचेत एंड साक्षी दोनों ने भेजा है, दोनों का करेक्ट है। बाकी लक्ष्य समझ आ रहा है ना? यस सर। चलो ग्रेट, तो भेजो, तुम भी गेस करके एटलीस्ट भेजो तो सही। ओके सर, करता हूँ। करो।
चलो बच्चों, अब मैं बता रहा हूँ ना, कर लिया सबने? यस सर। चलो बेटा, बताऊं मैं? सृष्टि ने भी भेज दिया। अभी आई डिडंट रिसीव। चलो बेटा, अब बताता हूँ ना, ठीक है, बहुत टाइम हो गया। देखो, बड़ा सिंपल सा था, इसमें आपको बस इतना पहचानना था कि पॉजिटिव कौन है, ये बताओ। ब्रोमीन एंड क्लोरीन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है? क्लोरीन। क्लोरीन। हाँ, तो इसमें पॉजिटिव किसके ऊपर आएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन। तो इसलिए आपको जो साइकिल के अंदर जो पाई को अट्रैक्ट करेगा, वो आपको पॉजिटिव वाले स्पीसीज का लेना था। अब जब ये आप ले लिए, तो अब आपके पास क्या बच गया? क्लोराइड। और क्लोराइड कहाँ से अटैक करेगा? पीछे से। कहाँ पे अटैक करेगा? बीच वाले पे, जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनाता। तो बस बन गया, खत्म। क्लोरीन बीच में आएगा और ब्रोमीन किनारे आएगा। और जितने बच्चों ने अभी तक भेजा है, सभी का करेक्ट। समझ में आ गया ना? बोलो। यस सर। यस। अच्छा, एक और चीज है, जैसे याद करो, मैंने आपको एक बताया था बेयर्स टेस्ट, याद है? बेयर्स रिएजेंट का टेस्ट। KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, वो उसका कलर चेंज कर देता है कोई भी डबल बॉन्ड। कुछ याद आ रहा है बेटा? कि ये CH2 को अगर मैं KMnO4 और OH माइनस के प्रेजेंस में डालूं, तो ये बन जाता है CH2OH एंड CH2OH। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ। है ना? तो ये जो ऑक्सीडेशन, ये मैंने ऑक्सीडेशन में पढ़ाया था। अगर आपका वो लेक्चर मिस है तो प्लीज गो अहेड एंड जस्ट चेक इट आउट। तो ऑक्सीडेशन के अंदर बताया था सिग्मा का ऑक्सीडेशन एंड पाई का ऑक्सीडेशन। तो ये KMnO4 का अपना जो पिंक कलर है वो गायब हो जाता है। तो कभी अगर आपसे पूछ ले कि भाई टेस्ट बताओ, अल्कीन को कैसे टेस्ट करेंगे, तो आप बोलो KMnO4 कोल्ड एंड डाइल्यूट, जिसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। तो इसका टेस्टिंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? तो दूसरा टेस्ट ये है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोमीन वाटर। देखो, इस बार मैंने क्या लिया है? वाटर ले लिया। अच्छा, ब्रोमीन कोई बताएगा कौन से कलर का कंपाउंड है? ब्राउन। हाँ, बिल्कुल सही। तो ब्रोमीन वाटर इज अ ब्राउन कलर थिंग। और जब आप ब्रोमीन वाटर लेते हो ब्राउन कलर, तो ये डीकलराइज हो जाएगा। और डीकलराइज होके प्रोडक्ट क्या बनता है? एक तरफ ब्रोमीन और एक तरफ OH। ध्यान रखना, ब्रोमीन वाटर लिया है तो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में तो यही बनेगा जो आप सोचते हो।
लेकिन न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो Br माइनस जो यहाँ से निकला है और दूसरा वाटर। और क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में है इसलिए वाटर ही जाके अटैक करता है। तो वाटर अटैक करेगा तो वहां से ये OH बनता है। तो याद रखना जब ब्रोमीन वाटर लेते हो ना, अच्छा कभी कभी इसी ब्रोमीन वाटर को ऐसे भी लिखते हैं HOBr, एक ही मतलब है बेटा। क्योंकि जब आप ब्रोमीन को पानी में डालते हो ना तो HOBr बनता है और HBr बनता है। तो ये हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह ब्रोमीन पॉजिटिव है और ये OH पे नेगेटिव है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई पहले ये ब्रोमीन जुड़ा और बाद में OH जुड़ा। तो याद रहेगा सब। ब्रोमीन वाटर लेंगे तो बस फर्क ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस समय OH हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है सबको, बोलो। यस सर। तो ये तो रहा एडिशन ऑफ ब्रोमीन। अच्छा अब इंटरेस्टिंग हो गया ना। याद करो अगर आपको ब्रोमीन जोड़ना हो तो क्या करोगे, आप ब्रोमीन डाल दो, CH2 में ब्रोमीन जुड़ गया। अच्छा बेटा आपको अगर निकालना हो ब्रोमीन को तो यार जिंक डाल के गर्म कर दो, अभी तो सीखा था हमने। इलिमिनेट कर दो, डीहेलोजिनेशन करना, तो वापस बन जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन का एक कंपाइलेशन करो कि कौन सा क्या चीज करने पे आगे जाएगा और क्या करने पे वो वापस पीछे मिल जाएगा। ऐसे करोगे तो याद जल्दी रहेगा, ज्यादा रिएक्शंस आपके दिमाग में रहेंगे। ठीक है, तो ये डीहेलोजिनेशन। इसके अलावा याद करो जैसे मैंने यहाँ बताया, क्या वैसे ही आप लोग इसको नहीं ऐड कर सकते हो बेटा। H+ वाटर को अगर ऐड करना हो तो क्या करोगे, चलो बनाओ प्रोडक्ट, तो मैं देखना चाहता हूँ। इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ वाटर या हाइड्रेशन। चलो बनाओ प्रोडक्ट फटाक से, देखो अपना दिमाग लगा के। बोलो। तो देखो जैसे ही H+ आ जाए तो ये पाई को बिल्कुल वैसे ही तोड़ो जैसे आप करते आ रहे हो कि भाई उधर की तरफ हाइड्रोजन लगाओ और कार्बोकेटाइन उधर बनाओ जिधर स्टेबल है। और फिर फर्क क्या है कि भाई यहाँ पे जैसे अगर क्लोराइड आयन होता तो वो अटैक करता, ब्रोमाइड होता तो वो अटैक करता, लेकिन यहाँ पे क्लोराइड ब्रोमाइड नहीं है, कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो वाटर खुद OH प्रेजेंट है एज ए नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल। तो वाटर का एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, OH। तो ये रहा। तो एकदम सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा अपनी आंखें ओपन करके रखना पड़ेगा। तो एडिशन ऑफ हेलोजन भी हो गया बेटा। फिर आपको एडिशन ऑफ HX भी मैंने पढ़ा दिया था आपको पहले ही, है ना। मार्कोनिकोव रूल भी बता दिया है मैंने। अब देखो मार्कोनिकोव रशियन केमिस्ट मेड अ जनरलाइजेशन इन 1869। कैन यू इमेजिन, 1869 इज दैट ईयर जब लोगों को ऑर्बिटल के बारे में भी नहीं मालूम था कि ऑर्बिटल जैसी कोई चीज होती है। समझ रहे हो ना, पुराने जिंदगी में जी रहे हैं हम लोग। यस सर। तो सोचो कि ये इम्पोर्टेंट उस समय के लिए कितना रहा होगा, कहाँ पे ब्रोमीन है। इसलिए ऐसे हम रिएक्शन को नाम के साथ याद करते हैं लोगों के। ठीक है, तो देखो रूल क्या है। द रूल स्टेट्स दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, मतलब एडिंग मॉलिक्यूल, गेट अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम which possesses lesser number of hydrogen। यही था ना बेटा, ये इनका एक्चुअल रूल है, हम लोग तो उसको तोड़ के बताते हैं। और ये सब चीज आप लोगों ने देखा ही है, मैकेनिज्म कुछ बताने की खास जरूरत है नहीं, ये भी देख लिया है ना।
और फिर एंटी मॉर्कोनिकॉफ भी मैंने आपको बता दिया था, पेरोक्साइड होने की वजह से, याद है? ये यस पूरा सर। मैकेनिज्म कराया हुआ है क्लास में, ठीक है? तो एक बार आप देख लेना। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वही जो मैं आपको H+ बता रहा था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देखो यहाँ पे, तो डाइल्यूट ले ले तो ऐसे, है ना? ऑक्सीडेशन मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, आप देखो KMnO4 लेने से क्या हो रहा है। फिर उसके बाद याद करो, ओजोनोलिसिस भी बता दिया है बेटा, यस और नो? यस सर। अच्छा, एक और चीज है, अगर ध्यान देना बेटा, चलो अच्छा इसको भी गेस कर लेते हैं कि आप क्या करोगे, जल्दी बताओ तो। अगर CH3CH और आपके सामने बोले कि वाटर है ही नहीं, वाटर नहीं है, क्या है? सिर्फ H2SO4 है, नो वाटर। अब बनाओ प्रोडक्ट, मैं देखना चाहता हूँ क्या सोचते हो आप। आपको हर बार यही सोचना है ना, क्या अल्कीन के साथ कोई इलेक्ट्रोफाइल है क्या, पहले उसको अटैच करो, बाद में न्यूक्लियोफाइल को। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में तोड़ना है H2SO4 को। तो कितने लोग बोल रहे हैं कि सर इसका हमें तो मालूम है कि अगर एक प्रोटॉन निकालेंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा और HSO4- हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ये सुनो, यस सर। तो एक तरफ क्या कर दो आप, इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दो किनारे की तरफ, और बीच में जैसे ही प्लस टेबल आएगा वहां पे SO4 नेगेटिव, इसको जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा ये, CH3CHOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ CH2H, ये देखो कराया हुआ है, H को किनारे, मतलब एक H को इधर की तरफ लेके गया, बाकी OSO2H जो यहाँ लिखा है मैंने ओपन करके आपको दिखा दिया, ठीक है बेटा? तो ऐसे करके रिएक्शन है। अगर वाटर रहेगा तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, वाटर नहीं है तो सल्फेट का ही जो नेगेटिव आयन है वही न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड होता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन पढ़ा दिया था, ओजोनोलिसिस पढ़ा दिया था। फिर एक रिएक्शन है जो कि आपको +2 में पढ़ना है पॉलीमर चैप्टर के अंदर, कि अगर इनको हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में अगर इनको कैटलिस्ट के साथ गर्म करो तो ये अल्कीन कई सारे अल्कीन के साथ मिल करके पॉलीमर बनाता है, वो बहुत लंबा होता है, ऐसे CH2 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 एंड ऑन। तो अब इसी का हम इसको, इतने लंबे चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH2 बॉन्ड ओपन रखो और इसका N कर दो, तो वही देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, पॉलीथीन, बॉन्ड ओपन N। तो वैसे ही देखो यहाँ पे CH के साथ ब्रांचिंग कर दिया है, तो उसको नीचे रखो, इसको ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, इसी का N टाइम्स कर दो, तो पॉली प्रोपीन हो गया। ये नॉर्मल प्रोपीन है, अब इसका पॉलीमर बन गया तो पॉलीप्रोपीन। ये नॉर्मल इथीन है, तो अगर इसका पॉलीमर बन गया तो पॉलीइथीन, पॉलीथीन हो गया। जो हम पॉलीथीन घरों में यूज करते हैं वो पॉलीमर ही तो होता है इथीन का, ठीक है? तो वो पॉलीमराइजेशन है। ओके, अब बच्चों जैसे आपने अल्कीन के रिएक्शंस किए, मोटा मोटी रिएक्शन अल्काइन के भी वैसे ही हैं, राइट? और अल्काइन के रिएक्शन अगर आप देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ, जैसे प्रिपरेशन के टाइम, प्रिपरेशन करते समय अल्काइन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो कार्बाइड एक तरीका होता है कि यार ना, CaC2 करके एक मॉलिक्यूल होता है, उसको पानी में डालो तो आपको एसिटिलीन मिलती है। अब वो बनाते कैसे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत स्ट्रांगली गर्म करके पहले ऑक्साइड बना, आपको मालूम है कि CaCO3 को गर्म करोगे तो Ca और CO2 निकलेगा, ये गैस बन के बाहर निकलेगा, ये सॉलिड बन के रह जाएगा। और इसको कार्बन के साथ स्ट्रांगली हीट करोगे तो ये बनता है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। और इसी को पानी में डालने से ये C2H2, यानी अगर इसका फॉर्म देखा जाए तो ये ऐसा है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, बन गया अल्काइन। तो एक तो ये तरीका होता है अल्काइन बनाने का, कि भाई आपने क्या किया, कार्बाइड बनाया मेटल का एंड उसको वाटर में डाल दिया। अच्छा, दूसरा कौन सा तरीका है वो सीख लो, और वो है कि अगर आप अगल बगल वाले वेसिनल, देखो बेटा दो पोजीशन होते हैं, एक होता है कि आप सेम सेम पोजीशन पे डाल दो,
एक ही पोजीशन पे दो अगर हेलोजन लग जाए तो इसको जेमिनल बोलते हैं, और अगल बगल वाले पे लग जाए मतलब एडजेसेंट पे, इधर इधर, तो इसको बोलते हैं वेसिनल। विसिनल, विसिनल एंड जेमिनल। तो विसिनल डाइहेलाइड अगर दो हेलोजन है तो आपको मालूम है कि अल्कोहलिक KOH लेने पे तो मैंने बताया था कि ये बेस है तो इसको एसिडिक ग्रुप निकालना, H और Br निकाल लो यहां से। तो जब HBr निकालोगे तो एक डबल बॉन्ड बच जाएगा, अभी भी एक BRH है, लेकिन अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, इसलिए सेकंड टाइम क्या लेना पड़ता है, ये एक बार IIT JEE में पूछा हुआ है, तो इस रिएक्शन को मार्क कर लेना कि पहला H और X निकालने के लिए हमारे पास अल्कोहलिक KOH से ही काम चल जाता है, लेकिन सेकेंड एक बार अल्कीन बन गया तो उसके बाद निकालना हो तो और पावरफुल बेस जिसमें सोडामाइड NaNH2, इसका यूज करने पे तब बनता है। इनफैक्ट आगे भी ये रिएक्ट करके इसका हाइड्रोजन निकाल लेगा, बट इतना भी चल सकता है अभी तो, अगर आप ध्यान में रखो तो। ये एक रिएक्शन है, एकदम ध्यान रखना, ठीक है। तो अल्काइन बनाने के बहुत सारे मेथड्स नहीं है, बहुत लिमिटेड ही हैं। और टेट्रा, अब देखो, अब जैसे आपने डी हेलोजिनेशन पढ़ा था उसी तरीके से कर दो तो यहाँ पे बन जाएगा। अरे बाबा, आपने कार्बन कार्बन, यहाँ ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन एंड इधर ब्रोमीन डाल लो। अब 4 4 ब्रोमीन डालोगे तो ब्रोमीन ब्रोमीन गायब होकर के यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, फिर ब्रोमीन ब्रोमीन गायब होकर के ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन क्या लेना पड़ेगा, जिंक डाल के गर्म कर दो या मैग्नीशियम डाल के गर्म कर दो, जिंक डाल के गर्म कर दो या मैग्नीशियम डाल करके, तब जा करके बनेगा। तो डी हेलोजिनेशन भी एक तरीका है जो हमने वहां पे अभी देखा था अल्कीन के केस में। तो इसलिए अल्कीन एंड अल्काइन की प्रॉपर्टीज काफी हद तक नजदीक होती है। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि आखिर फिर डिफरेंस भी तो होगा कुछ ना कुछ। तो देखो, एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है अल्कीन एंड अल्काइन में, वो है बेटा कि अल्काइन के पास अगर टर्मिनल हाइड्रोजन मिल गया तो वो एसिडिक होता है। टर्मिनल हाइड्रोजन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। अगर ये हाइड्रोजन मिल गया तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन, इसको आप निकाल सकते हो यूजिंग एक्टिव मेटल, जैसे सोडियम ले लिया, गर्म कर दिया, तो ये हाइड्रोजन निकल के H2 के फॉर्म में चला जाएगा, है ना। देख लो यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaNH2 तो भी इसको निकाल लेगा, सोडियम प्रोपाइनाइड बन जाएगा, तो H+ के फॉर्म में निकालेगा। मेटल ले लिए तो हाइड्रोजन निकालेगा, और अगर बेस ले लिए तो H+ निकाल करके अमोनिया बन जाएगा, NH2- और H+ मिलके अमोनिया। ये फर्क है अल्कीन में। अल्कीन का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है। अच्छा, कोई बताएगा ऐसा क्यों हुआ, अल्काइन का हाइड्रोजन क्यों एसिडिक हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्कीन का, डिफरेंस, बोलो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा करेक्ट है। हाँ, क्योंकि कार्बन का यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन है, परसेंटेज S 50% हो गया, 50%। और 50% होने से मैंने बताया था sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है ना, तो एसिडिक हो गया। तो ये जो सबसे बड़ा गैप है वो मैंने आपको बता दिया ना। देखो यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर का ट्रेंड भी लिखा हुआ है ना। ओके, अब आप एडिशन करवाओगे इलेक्ट्रोफाइल का तो इसमें भी वैसे ही होगा जैसे वहां हुआ था। तो कितने लोग कह रहे हैं E+ डालेंगे तो किधर पॉजिटिव आएगा बेटा, सेंटर पे, है ना, बस डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये कार्बोकेटायन स्टेबल है बेटा, देख के बताओ। क्या ये कार्बोकेटायन स्टेबल है?
बोलो बच्चों। नहीं सर, ऐसे क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वो देखो इलेक्ट्रोफाइल तो दो जगह पे ही जुड़ सकता है, बीच में जुड़ता तो और अनस्टेबल होता है। ये स्टेबल है क्या? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि आपने sp हाइब्रिडाइज्ड, और sp हाइब्रिडाइज्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आप प्लस डाल दो। तो ये विनाइल कार्बोकेटाइन जैसा सिचुएशन हो गया ना। विनाइल कार्बोकेटाइन याद करो, मैंने बताया था विनाइल कार्बोकेटाइन बहुत कम स्टेबल होता है ना। और विनाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल ना होने की वजह से इस कार्बोकेटाइन को डायरेक्टली फॉर्म नहीं करते। इसलिए आप देखो जब भी इनके रिएक्शन कराए जाते हैं तो कोई ना कोई मरकरी का चीज लिया ही जाता है। जैसे देखो वाटर जब ऐड कर रहे हैं, ये देखो जब हम इस पे वाटर ऐड कर रहे हैं तो देखो एडिशनल कैटलिस्ट लेके रखा हुआ है। कौन सा? Hg2+ H+ आयन और HOH। तो जुड़ना तो H को और OH को ही है, एक तरफ OH और एक तरफ H, लेकिन अपने आप ना होकर के मरकरी के प्रेजेंस में होता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि एडिशनल कैटलिस्ट चाहिए होगा। अब हेलोजिनेशन कराना भी होता है तो भी यहाँ पे HgX2 चाहिए होता है। यहाँ पे दिखाया नहीं है बट वो चाहिए होता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे डबल पाई बॉन्ड है तो एक बार ही जुड़ेगा डाई ब्रोमो, फिर दोबारा जुड़ेगा तो टेट्रा ब्रोमो बन जाएगा। दिस इज दैट सिंपल, है ना। अच्छा एक और चीज, ये रिएक्शन आप मतलब अभी इसको मैं बताता हूँ नीचे वाले को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर। लेकिन उससे पहले कितने लोग इसका प्रोडक्ट बना करके ट्राई करोगे? एक बार देखना चाहता हूँ बस कि क्या सोचे हो। एज्यूम करो कि आपके पास HBr की कोई कमी नहीं है, ज्यादा HBr है आपके पास, बताओ तो क्या बनेगा? ट्राई करो एक बारी दिमाग लगाओ अपना, फिर उसके बाद बात करते हैं। स्टेप बाय स्टेप दिखाना। चलो बच्चों ट्राई कर लिया? सर 1 मिनट। सोच के बताओ। आप मैं हिंट दे रहा हूं। हिंट ये है बच्चों कि एक बारी ये ट्रिपल बॉन्ड गायब होगा तो डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड पे भी HBr दोबारा जुड़ सकता है, क्योंकि अल्कीन पे भी तो ये रिएक्शन करता ही है ना। तो बेसिकली अल्काइन और अल्कीन में डिफरेंस ये है कि अल्कीन तो एक बार अटैक होकर खत्म हो जाएगा, लेकिन अल्काइन पे डबल अटैक होता है, बस इतना ही फर्क है। सब बना लिए। शेयर करो सब।
तो देखो बेटा, जो पहला HBr ऐड करोगे तो बिल्कुल ऐसे ही करोगे, बीच में कार्बोकेटायन बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ मिडिल पे स्टेबल होगा कार्बोकेटायन, और फिर बाद में इस पे ब्रोमीन जोड़ दोगे, तो ये बन गया। लेकिन क्योंकि अभी इसमें एक बारी और अटैक हो सकता है, डबल बॉन्ड है, तो फिर होगा। और इंटरेस्टिंग यही है इसमें, ये क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीज यही है कि इससे अगला ब्रोमीन भी वहीं जुड़ता है। आप देखो डाइब्रोमो बन गया, और वो भी जेमिनल, एक ही जगह पे। बोलो, अब वो क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसको जोड़ते हो H+, तो ये जो कार्बोकेटायन बीच में है उसको स्टेबिलिटी मिलती है बहुत तरीके से। एक तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, और कितने लोग कह रहे हैं ब्रोमीन का लोन पेयर, चलो मान लिया कि ब्रोमीन का रेजोनेंस अच्छा नहीं होता है, बट फिर भी कुछ तो देगा इसको। तो हर तरफ से ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी रिलेटिवली मोर है। अगर किनारे जाता तो नहीं हो पाती अच्छी, क्योंकि फिर हाइड्रोजन यहाँ मिलता और यहाँ पे एक ही इसको हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा होता, और ब्रोमीन का भी कोई साथ नहीं मिलता। तो इसलिए ध्यान रखना, जो सेकंड कार्बोकेटायन बनाने का वो है, वो भी उसी बीच वाले ही जगह पे जहां पहला ब्रोमीन ऐड है वहीं पे बनने वाला है, इसलिए सेकंड ब्रोमीन भी वहीं ऐड होता है। तो बस अगर इतना आप ध्यान रखते हो तो आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं ये वाले प्रॉब्लम पे, विच इज सो इंटरेस्टिंग टू नोट डाउन, सो इंटरेस्टिंग टू नोट डाउन, कि वाटर का जब अटैक कराते हैं तो बेटा यही कंपाउंड बनता है स्टार्टिंग में। अब ये बनने के बाद आपको याद होगा एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। कितने लोग को याद है ये? कितने लोग को ध्यान आ रहा है कि ये तो इनॉल है सर? देखो इनॉल का मतलब क्या होगा? इन एंड OH, तो इन एंड ऑल, तो क्या हो गया ये इनॉल। बेटा इनॉल काफी ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये फंक्शनल ग्रुप। तो अब इसके बाद अनस्टेबल होता है तो होता क्या है, करना क्या होता है, आप ध्यान से सुनना, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिमूव H+ आयन। बच्चों एम आई ऑडिबल? यस यस सर। सर। OH से H+ आयन निकाल दो। अगर आप OH से H+ आयन निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा ये? CH2 CHO-, H+ निकाल दिया आपने। अब ये O- जो बना है इसका रेजोनेंस करा दो। रेजोनेंस कराने के बाद जो जहां पे नेगेटिव आया वहीं पे आप जोड़ दो। किसको जोड़ दो? जो H+ आपने निकाला था। तो ये कार्बन नेगेटिव पे H+ जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो यही कंपाउंड बन गया। ये फिनोमेना बेसिकली इनॉल से एल्डिहाइड एंड कीटोन की तरफ ये मूव कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कीटोलाइजेशन। अच्छा, इसका डिटेल्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्या है, इस पे मैंने एक लेक्चर लिया है, मैं उसको आपको रीशेयर कर दूंगा, ठीक है। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, उसको आप ढंग से थोड़ा देख लेना, क्योंकि अब आप इस लायक हो कि आप उसको समझ सकते हो, पहले नहीं समझ सकते थे, क्योंकि पहले आपको रेजोनेंस और इन सब में क्लैरिटी नहीं थी। तो अब आप कीटो इनॉल एक बार देख लोगे, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, आज ही ग्रुप में कर दूंगा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हमें लगता है कि यार OH एक बार ऐड हो गया, फिर दोबारा करते हैं, दोबारा करते हैं तो फिर H यहाँ डालते हैं, OH यहाँ पे, जैसे ब्रोमीन का ऐड किया था। बट ये दोबारा ऐड होने से पहले ही इस फॉर्म में चला जाएगा और ये इथेनॉल बन जाएगा। इसलिए ये रिएक्शन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है। तो स्टेप्स मैंने क्या बताए, बहुत सिंपल। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रोटॉन निकालना है यहाँ से, और जो O- बना इसका रेजोनेंस करा देना है, और उसके बाद H+ इसमें जोड़ देना है, तो बन गया।
ठीक है, तो अब यहाँ पे भी वही सीन है, देखो पहले H आप जोड़ करके OH बीच में एज अ न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगे, और फिर बाद में इसका वापस वही चीज, हाइड्रोजन गायब करो, रेजोनेंस कराओ और हाइड्रोजन लेकर जोड़ दो। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद देखो इनके पॉलीमराइजेशन, जैसे अल्कीन का पॉलीमराइजेशन होता था वैसे इनका भी पॉलीमराइजेशन होता है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा, एसिटिलीन को अगर रेड हॉट आयरन के ट्यूब में गर्म करते हैं तो बेंजीन बनता है, याद करो, बताया था या नहीं? यस सर। और इसके बाद लास्ट टॉपिक है बेंजीन एंड उससे रिलेटेड डेरिवेटिव, और ये मैंने पूरा आपको पढ़ाया हुआ है ना, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे हैं, ये सारी चीजें वही यार 1 2 3 4 पे जो बॉन्डिंग है वही दिखाया हुआ है ना। एरोमेटिसिटी क्या होती है, हक्कल रूल क्या होता है बेटा, और कैसे बनाते हैं, देखो डिकार्बोक्सिलेशन से बना दिया, जिंक डस्ट का यूज करके बना दिया, ये मैंने आपको बताया है। क्लोरीन अगर आप एनहाइड्रस AlCl3 में लेते हो तो क्लोरोबेंजीन, याद है, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सब बताया है ना, यस सर। नाइट्रेशन, तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है। और इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हम लोगों का हाइड्रोकार्बन का सेगमेंट। तो आई होप कि आप पूरी चीज समझ पाए हो। दोबारा अपने से एक बारी रीडिंग लगा लेना, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो पीछे के क्वेश्चन है इनको जरूर कर लो बेटा ना। कहने के नाम पे क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट रियलिटी में क्वेश्चंस एनसीईआरटी के भी अच्छे होते हैं, है ना। बल्कि आप जब थोड़ा नीचे जाओगे जैसे जैसे तो आपको और अच्छे क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे, तो इसको करना चाहिए आपको। तो क्योंकि अब ये कंप्लीट हो गया है चैप्टर, तो यू कैन गो थ्रू दिस एंड सॉल्व कर सकते हो एक एक चीज, ठीक है। सो हाइड्रोकार्बन को यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ।